नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने पिछली क्लास जहां पे हमने मौर्यों के पतन के बारे में बात करी थी, अब हम मौर्यों से आगे मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ राजवंश ऐसे हैं जो हमारी कला संस्कृति के लिए, जो हमारे इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं और कहीं न कहीं से इससे यूपीएससी में अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। अद्वैत आईएएस आपके लिए लाया है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे फुल यूपीएससी जीएस कोर्स। आप लोग इससे जुड़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोग इस फैसिलिटी से जुड़ सके और हम लोग मिलकर एक बेहतर तैयारी कर सके। और साथ ही साथ में हम लोग यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम का रिजल्ट लगातार कम हो रहा है, हम उस पर एक बेहतर कमांड करके हम लोग हिंदी मीडियम से रिजल्ट देने का प्रयास करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि मौर्यों का पतन होता है। तो मौर्यों का पतन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की एक उसके पुष्यमित्र शुंग नामक जो सेनापति था, उसके द्वारा हत्या करने से इस वंश का समापन हुआ। और आइए हम सबसे पहले जो नजर डालते हैं कि इस काल के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ, जिसमें आप दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजुश्री मूलकल्प, ठीक है। अब दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इतिहासकार हैं जो कि मानते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो स्वयं एक ब्राह्मण था, इसीलिए जो शुंग वंश है वो वंश एक ब्राह्मण वंश के रूप में जाना जाता है। अब आपको बताया था कि मिलिंद पन्हो जो बौद्ध भिक्षु नागसेन थे, उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये बुक थी मिलिंद पन्हो, और जो कि क्या कहते हैं, यूनान राजा मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु है नागसेन के बातचीत पर आधारित है। उसी तरीके से अगर देखें तो महाभाष्य जो पतंजलि द्वारा रचित है, उसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उनके शासन काल की कुछ चीजें पता चलती हैं। साथ ही आप देखेंगे पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो भी इसी का एक टीका है। इसमें उल्लेखित है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद दिया, ठीक है। यानी ये मौर्योत्तर काल का ये इतिहास है। आगे देखें तो गार्गिक संहिता ज्योतिष की इस पुस्तक में यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, जिससे यह पता चलता है यवन साकेत, पांचाल, मथुरा को जीतते हुए कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र तक जा पहुंचे थे। पटना का पुराना नाम कुसुमध्वज, उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा और उसके बाद आज हम इसे पटना के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से मालविका जो एक स्त्री थी, क्या कर सकते, एक अप्सरा थी, और जो अग्निमित्र थे जो शुंग वंश के एक राजकुमार थे, उनकी जो प्रेम कथा है वो प्रेम कथा जो कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक में उत्कृत किया है। वहां पे आप देखेंगे कि इस नाटक में शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिलती है। इससे ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र विदिशा का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था, और यहीं पर उसको प्रेम होता है किससे, मालविका से, ठीक है। उसने यवन आक्रमण का भी उल्लेख है। उसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने शिन नदी के किनारे, दाहिने किनारे पर यवनों को पराजित किया। उसी के साथ अगर अगला हम देखें, अब ये सारी चीजें हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है, या यूं कहिए कि जो मौर्योत्तर काल है, उसके इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अगर मान लीजिए आगे यूपीएससी में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप में से छांटना है उसमें से, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है। उसी के साथ आगे चले तो घेरावली, इसकी रचना 14वीं शताब्दी में जैन लेखक मेरुतुंग ने की। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है, जिसमें पुष्यमित्र का भी उल्लेख मिलता है। उसी तरीके से अयोध्या के लेख में पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव ने इसको लिखवाया है। इसमें पुष्यमित्र, ये पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए और ये अश्वमेध यज्ञ उन्होंने यवनों को पराजित करके किए थे। उसी तरह से जहां से अब भागवत धर्म का जो पहला साक्ष्य मिलता है, जो कि यूनान राजा एंटियोक्लिड्स के जो एक राजदूत है, जो हेरोडोटस है, जो उज्जैन के राजा भागभद्र के दरबार में आए, उन्होंने एक गरुड़ स्तंभ बेश नगर में लिखवाया। वहां से भी इस समय की चीजों का पता चलता है। उसी तरीके से प्लिनी की जो लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक किताब है, उसमें इस देश के यानी भारत के विभिन्न पक्षों का वर्णन मिलता है और साथ ही यह कहता है कि भूमध्य सागरीय देशों से भारत का क्या था, व्यापारिक संबंध था। ठीक, आगे अगर आप देखें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिचिन, जो कि 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच में किसी अज्ञात यानी इसके लेखक का ज्ञान नहीं है, उसके द्वारा लिखा गया। इसमें इसका अर्थ क्या है, निचालन चार्ट या यात्री पुस्तक या एरिचिल सी लाल सागर है। ठीक है, इस पुस्तक में भारतीय समुद्रों के बारे में जानकारी मिलती है तथा ईस्वी सन की पहली सदी में भारत की व्यापारिक गतिविधि का पता चलता है कि भारत किस तरीके से अपने जो समुद्री जो देश हैं, उसके आसपास के क्षेत्र के देश हैं, उनसे अपनी व्यापारिक गतिविधि को किस प्रकार से संचालित कर रहा था। उसी तरह से आप देखें तो ज्योग्राफी टालमी ने जो लगभग 150 ईस्वी में लिखा था, इस पुस्तक में भारत के विभिन्न पक्षों के वर्णन के साथ साथ उस समय के भूमध्य सागरीय देशों का जो व्यापारिक संबंध है भारत का, उसका वर्णन किया गया था। उसी तरीके से आप देखें तो नाना घाट के अभिलेख में जो इसकी रचना आप देखें तो नागानिक ने की, जो सातवाहन शासक सातकर्णी की प्रथम रानी थी। ठीक है, नागानिका किसकी, सातवाहन शासक सातकर्णी की प्रथम रानी थी। इसने सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में वहां पे वर्णित किया है। उसी तरीके से आप देखें तो नासिक का अभिलेख है, जो गौतम बलश्री द्वारा लिखा गया अभिलेख है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है। उसी तरीके से जूनागढ़ का रुद्रदामन का अभिलेख है, जहां पे इस समय की चीजें पता चलती हैं और इस समय के जो सिक्के चलाए थे और खास करके हिंद यवनों ने जो सिक्के चलाए थे, उस पर सिक्कों पर राजाओं का नाम केंद्रित है, अंकित है और उस समय की तिथियों का अंकन किया गया है। और ये वो स्रोत हैं जिनसे पता लगता है कि जो मौर्योत्तर काल है उस काल के क्या क्या इतिहास रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे हम जो बात करेंगे अपने पहले टॉपिक पे, जहां पे हम भारत पर विदेशी आक्रमण और भारत पर अपने शासन को स्थापित करने वाले विदेशी शासकों के बारे में बात करेंगे और कुछ न कुछ उनके योगदानों की बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना लेंगे। हम यहाँ पे आपको किसी तरह की कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आए हैं, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहानी नहीं जानना है, हमें यूपीएससी के प्रश्नों को करना है। अब आप कहेंगे कि कहानी जान के याद रहेगा, आपको ये क्लास 2 बार 3 बार देख लीजिए, फॉरवर्ड जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, आपको चीजें मेमोराइज हो जाएंगी। आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो फंसना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो 1 वर्ष के अंदर आपके पूरे जीएस को मैं कंप्लीट करा दूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। हालांकि बड़ी बड़ी कोचिंगें जो गारंटी देती हैं, अब उस गारंटी पे कितना काम करती हैं, ये एक बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने वालों से आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इस YouTube
प्लेटफॉर्म पे आपसे वादा करता हूं कि 1 वर्ष में आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो जो इस समय में अगर इंडो ग्रीक देखा जाए और खास करके शक, पर्शियाई और पहलव, कुषाण, इनका जो योगदान है उनके बारे में खास करके हम जानेंगे और ये किन क्षेत्रों में अपना जो है शासन स्थापित करते हैं इनके बारे में हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल का अगर देखें तो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान की यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना। ठीक है, लगभग 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोटस एवं पार्थिया के गवर्नर एक्सिस ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बैक्ट्रिया के दूसरे राजा डियोडोटस द्वितीय ने अपने देश को सेल्यूकस के साम्राज्य से पूर्णतः अलग कर दिया। सेल्यूकस निकेटर कौन? ये वही सेल्यूकस निकेटर हैं जो चंद्रगुप्त के ससुर थे। यही वो सेल्यूकस निकेटर हैं जो कौन है? चंद्रगुप्त के ससुर हैं। उन्होंने अपने आप को जो है इन क्षेत्रों ने सेल्यूकस निकेटर को से अपने आप को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, सबसे पहला यौन आक्रमणकारी ड्रामेटिक प्रथम। अब यहां पे आपको चीजें याद रखनी है कि प्रथम कौन है बेटा? तो ड्रामेटिक्स फर्स्ट कब आया? 200 से 275 ईसा पूर्व था। ठीक है, 183 के लगभग। ठीक है, इसने पंजाब का एक बड़ा भाग जीता और साकल को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, आप देखेंगे कि जो ड्रामेटिक ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि इन दोनों के सिक्के चलाए। ठीक है, यूनानी खरोष्ठी क्या थे? लिपि थी। इस समय पर बैक्ट्रिया के यूकेटाइट्रिस की अध्यक्षता में एक विद्रोह होता है और ड्रामेटिक को बैक्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। अब यूकेटाइट्रिस ने क्या किया कि इसने भारत की तरफ अब ये पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और भारत के कुछ भागों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाते हैं और इस प्रकार से यवन साम्राज्य 2 कुलों में बट गया। कौन कौन से? एक तो कौन से? ड्रामेटिक्स और दूसरा यूक्रेटाइट्स। ये 2 वंशों में बट गया। अब इसमें ड्रामेट्रिक्स जो है उनकी राजधानी क्या है? साकल या सियालकोट, जो अभी पाकिस्तान में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर। अब यहीं पे मिलिंद पन्हो का आपको क्या कहते हैं उल्लेख मिलेगा। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नामक जो व्यक्ति है वो यही मिनांडर है जो लगभग 145 या 145 से 165 ईस्वी, ये उल्टा हो गया है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, 145 से 165 ईस्वी, ठीक है, अब तक शासन करता है और इसने गंगा यमुना के दोआब पर भी आक्रमण किया। ठीक है, और इसमें जो है पेरिप्लस में उल्लेखित है कि मिनांडर के सिक्के भड़ूच के बाजारों में, भड़ूच क्या है अभी, क्या है भड़ूच? एक क्या है? एक बंदरगाह है। हाल ही में कौशाम्बी के पास में रेह से उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसी तरह बात करें तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में मिनांडर के बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वाद विवाद के उपरांत बौद्ध धर्म की अनुयायी बनने की कथा है। ठीक है, इसकी राजधानी साकल और शिक्षा और व्यापार का केंद्र बनी। अब दूसरा जो वंश है वो कौन है? यूकेटाइट्रिस वंश। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा एंटिलकिड्स है। ठीक है, और इसी ने शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में विदिशा में अपना एक राजदूत भेजा था जिसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और उसमें
उन्होंने उस पर वसुदेव का नाम अंकित करवाया था, जिससे पता चलता है कि हेडियोडोरस स्वयं क्या था, भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। तो हेडियोडोरस हम 3 लेक्चर से सुन रहे हैं, किसके, यूक्रेटाइटिस वंश के राजा कौन, एंटियालकिड्स, इसके जो है कौन है, राजदूत है हेडियोडोरस। कहाँ आए, शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आए और गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है मेंस में, और पीटी में भी एक बार आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर नहीं है जिसे पीटी अछूता रह जाए। ठीक है, तो क्या आता है, जैसे कि यूनान के संपर्क का परिणाम क्या था, तो भारत ने ज्योतिष जो था वो यूनान से बहुत कुछ सीखा। जैसे आप देखेंगे जो घोड़ा चक्र था, आप देखेंगे ना कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, घोड़ा चक्र जो है वो भारतीयों ने किससे सीखा, इन्हीं से सीखा। घोड़ा चक्र किससे सीखा, इन्हीं से सीखा। ठीक है, और उसमें देखिए विभिन्न ग्रहों के नाम, सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन हमने इन्हीं से सीखा। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। उसी तरीके से देखिए गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है। इसमें लिखा है कि यद्यपि यवन बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वंदनीय हैं। वारामिहिर ने लिखा कि यद्यपि यूनानी म्लेच्छ हैं, किंतु ये ज्योतिष के विद्वान हैं और इसीलिए प्राचीन ऋषियों के भांति क्या है, पूज्य है। ठीक, आप देखेंगे सिक्के बनाने की कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी। यूनानियों ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए, यूनानियों ने चलाए। आगे आप देखेंगे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी आपको मिलेंगे। पहली बार सोना का सिक्का किसने चलाया, यूनानियों ने, जिस पर एक और राजा अंकित था और दूसरी तरफ देवता की मूर्ति या कुछ अन्य चिन्ह बनाए गए थे। ठीक है, उसी तरीके से देखा हेलेनिस्टिक कला का जन्म होता है, और उसी समय पर आप देखिए कनिष्क के समय पर गांधार मूर्ति कला का जन्म होता है। ठीक है, अब ये हम जब अगली क्लास जब ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग इस समय की मूर्ति कलाओं के बारे में जानेंगे, और कला और साहित्य वाले जो है पॉइंट पे आएंगे, तो इस समय की चीजों के बारे में जानेंगे। तो हम गांधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला को विशेष तौर पे देखेंगे। उसी तरीके से देखिएगा जो पर्दा है, वो पर्दा कहाँ से आया, वो भी हमने यूनान से ही लिया। इसीलिए देखा ये पवनिका नहीं, ये यवनिका है। ठीक है, शब्द है यवनिका, और इसका जो प्रयोग है, यही प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पर्दा के लिए करते हैं, क्योंकि वास्तव में जो पर्दा है वो भारत का नहीं, वो कहाँ का है, यूनान का है। तो पर्दा प्रथा यूनान से ही प्रारंभ होती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम बाद में नाटक में जो पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, वो सब यूनान से ही है, इसीलिए उसका नाम यवनिका भी दूसरा पड़ा। ठीक है, साथ ही हम देखें तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी है। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म अपनाया। हेरोडोटस ने अपने राजदूत का नाम भागवत धर्म एवं मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। संभवतः तपस्या योग की क्रियाएं यूनानियों ने भारत से ही सीखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमने कुछ यूनान से सीखा और कुछ यूनानियों ने हमसे सीखा, दोनों चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शकों के आक्रमण को देखते हैं। तो ये तो रहा यूनानियों का, हिंद यूनानियों का आक्रमण, जिसमें हमने देखा हिंद यूनानी 2 भागों में, एक तो क्या कहते हैं ड्रामेटिक वंश, जिनकी राजधानी क्या थी, सियालकोट, जिसका प्रतापी राजा था मिनांडर। दूसरा यूकेटाइट वंश, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और सबसे प्रतापी राजा कौन था, एंटियोलकिड्स। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हमने यूनानी संपर्क के प्रभाव के बारे में सीखा।
कि हमने ज्योतिष के क्षेत्र में खास करके आप देखिए होड़ास्कोप, जो हमारा होड़ा चक्र है वो होड़ास्कोप से आया। नक्षत्र बनाने की कला, सिक्का बनाने की कला, हेलेनिस्टिक कला, हमने देखा गांधार मूर्ति कला, पर्दा, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने सीखी, हमने भी बहुत कुछ सिखाया यूनानियों को, ठीक है। तो ये रहा हिंद यूनानी। आइए अब शकों की बात करते हैं। यूनानियों के बाद में मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर कब्जा किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, जिसमें एक अफगानिस्तान में बस गई। भारत में वे मुख्यतः 2 शाखा में विभाजित थे। क्या था? प्रथम उत्तरी क्षत्रप, जो मथुरा और तक्षशिला में थे। दूसरे पश्चिमी क्षत्रप, जो नासिक और उज्जैन में थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। इसीलिए 2 भागों में विभाजित हुए। कौन सा? प्रथम उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ठीक, क्लियर है। अब तक्षशिला के शकों की बात करें तो इनका प्रथम शासक देखिए माउस है, जो 20 से 22 ईसा पूर्व था। इस वंश के कुछ शासक एजेस या एजिलेज थे, ठीक है। ये है तक्षशिला के, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसीलिए इतना। अब अगर मथुरा के शकों की बात किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने इनको पराजित किया और वे भाग के कहाँ आ गए? मथुरा आ गए। अब ये विक्रमादित्य उज्जैन का एक राजा था। उसने क्या किया? शकों ने जब उज्जैन पर आक्रमण किया तो उसने क्या किया कि इनको शकों को अच्छे से पीटा, और पीट कर वो भाग आए। तो उसने एक अपनी उपाधि धारण की विक्रमादित्य। क्या उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। अब जिस दिन उसने ये उपाधि धारण की, उसी दिन उसने एक संवत चलाया जिसको कहा जाता है विक्रम संवत, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे तो यही विक्रम संवत हमारा क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में संवत 2006 विक्रमी, यही विक्रम संवत की बात है। तो विक्रम संवत जो हमारा जो आज ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जैसे इसमें अभी 2025 है, उसमें 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा, ठीक है। मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजउल था। राजुल के बाद उसका पुत्र षोडाश राजा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा नासिक के शक। नासिक के क्षत्रपों के 2 प्रसिद्ध शासक भूमक और नापाक थे। वे अपने आप को 6 रात क्षत्रप कहते थे। नापाक, आप देखिए ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसने जो काठियावाड़, दक्षिणी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्तरी कोंकण, पूना आदि में इसने शासन किया। यानी एक बड़े भाग को इसने सातवाहन से क्या कर लिया? छीन लिया। पेरिप्लस, जो एक हमने बताया था ना कि इतिहासकार के अनुसार उसकी राजधानी मिन्नार यानी भड़ौच और उज्जैन के बीच था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसे पराजित करके मार डाला, और जोगल थम्बी नामक नापाह के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा अंकित किए गए हैं। नापान का दामाद सातवाहन वंश का शासक ऋषभदत्त या उषादत्त था, ठीक है। अब आते हैं 5 से ना, तो ये जो है आते हैं चौथे पे। तो मालवा अथवा उज्जैन के शक, यहाँ पे रुद्रदमन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने कुछ काम किया। क्या किया? इसने जो है जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है, लिखवाया, जहां पे आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था, क्या? सुदर्शन झील, ठीक है, उसका पुनर्निर्माण करवाता है कौन? रुद्रदामन। किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और
उसी के झील का जो पुनरुद्धार, जो जीर्णोद्धार करवाया, वो कौन करवाया? रुद्रदमन के समय में उसका राज्यपाल सुविशाख ने करवाया। ठीक है, किसने करवाया? सुविशाख ने करवाया पुनर्निर्माण। ठीक है, रुद्रदमन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। ठीक है, मालवा के शकी में अंतिम शक शासक स्वर्ण सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा में व्याघ्र शैली में सिक्के चलवाए। तो जब हम गुप्त पढ़ेंगे गुप्तों को, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? चंद्रगुप्त। ठीक है, अब आते हैं पार्थियाई या पहलवों की बात करते हैं। ये मध्य एशिया ईरान में से आए थे। ठीक है, भारत में अगर पार्थियन साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक की बात की तो मिथिडेट्स प्रथम है। ठीक है, जो लगभग 171 से 130 ईसा पूर्व तक है। परंतु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गोंडो फर्निस है। कौन है बेटा? गोर्नो फर्निस। ठीक है, अब जो गोंडो फर्निस कब से था? 40 ईस्वी से 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक। कब से? 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक। अगर आप देखें तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी तक्षशिला है। इसके एक अभिलेख तख्ते बही यानी पेशावर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गोंडो फर्निस के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या है कि सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई प्रचार करने के लिए आना। यानी भारत में पहली सेंचुरी एडी में ही आप देखेंगे कि कौन आ गया था? सेंट थॉमस। अब ये सेंट थॉमस क्यों जरूरी है? क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो भारत में ईसाई धर्म की नींव डालेंगे। ठीक है, कौन से वंश के हैं? पार्थियाई के। अब आते हैं कुषाण के। कुषाण जो है वो मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के लोग हैं। कहाँ के? मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के लोग हैं, जो लगभग 165 ईसा पूर्व में इनके पड़ोसी कबीले हिंगनी के यूचियों के नेता को मारकर पश्चिम चीन को छोड़ने पर बाध्य कर दिया। मतलब इन्हें मारा, इनके नेता को, और इनके चीन से निकाल दिया। अब आगे आकर के जब ये भारतीय क्षेत्र में आते हैं तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। एक तो कनिष्ठ यूची जो कि तिब्बत की ओर चले गए, दूसरा ज्येष्ठ यूची जो पश्चिम की ओर बढ़े, उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि को पराजित कर लिया। भारत में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कुजुल कटफिसिस, क्या नाम है? कुजुल कटफिसिस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया और उसने केवल तांबे के सिक्के चलाए। अब यहां पे इसका पुत्र है बिम कटफिसिस। ये सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है, जो कुजुल कटफिसिस के मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है। चीनी ग्रंथ हाउ कान शी में पता चलता है कि उसने ताओएन चू की विजय की तथा वहीं अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। तियानचू समीकरण सिंध द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार उसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? बिम कटफिसिस। इस प्रकार इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सोने के सिक्के चलाए। पहला किसने चलाया? हिंद यवनों ने चलाया। दूसरा किसने चलाया? तो दूसरा चलाया किसने? शकों ने चलाया। इसके सिक्के पर यूनानी लिपि और दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि थी। इसके सिक्के पर शिव की आकृति
नंदी बैल और त्रिशूल। आप देखेंगे कि ये इसका मतलब है कि इन्हें कहीं ना कहीं से जो यहाँ पे सनातन धर्म था उससे ये प्रभावित होते, इसीलिए शिव की आकृति नंदी बैल त्रिशूल आदि अंकित करते हैं, जो शैव धर्म में आस्था का द्योतक है। अब इसमें देखिएगा सबसे जो प्रतापी राजा होगा वो कौन होगा, वो कनिष्क होगा। अब ये वही कनिष्क हैं जिनके समय पे चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। क्या होती है बेटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। अगर आप देखें तो लगभग 78 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हो रहा है, यानी राज्याभिषेक हो रहा है, और इन्होंने उसी समय पर एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर बनाया और अपने समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में कराया, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। अब वहां से पहले हमने देखा था कि हमने हेलेनिस्टिक कला के बारे में हमने जाना था, यहाँ पे जो हमने प्रभाव की बात की थी कि हमने क्या किया था, हेलेनिस्टिक कला के बारे में हमें पता चला था। अब इस हेलेनिस्टिक कला को लेकर के हमने गांधार कला को बनाया। तो जो कहा जाता है ना कि किसके समय पर, तो कनिष्क के समय पर गांधार और मथुरा मूर्ति कला शैलियों का जन्म होता है। अगर स्पेशली गांधार मूर्ति कला की बात करें तो ये इंडो ग्रीक शैली है, जो केंद्र बिंदु है वो गांधार है। मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो पत्थर यूज किए जाते हैं वो स्लेटी पाषाण यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, ऐसा लगता है कि ये यूनान राजा अपोलो की नकल करती है और भौतिकतावाद की पुष्टि करती है। वहीं अगर मथुरा कला शैली की बात करें तो इसका जो लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया। बौद्ध धर्म, हिंदू और जैन, इन सब का जो मूर्ति है वो यहीं पे इसी शैली में बनाया गया। कनिष्क की राजधानी जो पुरुषपुर में एक 400 फीट ऊंची और 13 मंजिला टावर बनाया गया उस समय पर। इसके ऊपर एक लौह छत्र की स्थापना कराई गई। उसी के पास एक विशाल संघाराम क्या, एक चैत्य, ठीक है, का निर्माण, जो यवन वास्तुकला का अद्भुत मिसाल है, वो रखा गया। इसने आप देखेंगे तो कश्मीर में कनिष्क का नाम कनिष्कपुर, तक्षशिला में सिरकप नामक 2 नगर बसाए। इसने जो सिल्क रूट है, ठीक है, उस पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। ये प्रश्न आया था कि भारत में सिल्क रूट पर नियंत्रण किसने किया बेटा? तो कनिष्क। कौन? कुषाण वंश का है कि शक है? शक वंश का है, ठीक है। और यही वो जो सिल्क रूट है जो चाइना से होकर के सीधे आप यूरोप तक जा सकते हैं। कैस्पियन सागर से होकर मर्फ के से फरात नदी होते हुए रूम सागर तक बंदरगाह से, और भारत से लाल सागर तक जाने का जो मार्ग है वो वही क्या कहलाता है, सिल्क रूट कहलाता है। इसने सर्वाधिक, कुषाणों ने क्या किया कि सर्वाधिक शुद्ध यानी 124 ग्रेन के सिक्के जारी किए। पहली बार सोने का सिक्का कौन जारी कर रहा है? हिंद, यूनान, और सबसे शुद्ध कुषाणों ने, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगर प्रश्न सबसे शुद्ध आएगा तो आप कुषाण डालोगे, अगर पहली बार सोने का सिक्का आएगा तो आप क्या डालोगे? हिंद, यवन, ठीक है। अब इसने अनेक विद्वानों को भी आश्रय दिया, जैसे आप देखेंगे पार्थ, वसुमित्र, अश्वघोष जो जैन दार्शनिक थे मुख्य रूप से, नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक भी इसके राज्यसभा में थे। किसके में? कनिष्क के राज्यसभा में थे। अब कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात करें तो वशिष्ठ हैं, जो कनिष्क का पुत्र था। इसने कश्मीर में हुष्टपुर नामक नगर की स्थापना की, जो यह शिव, हुविष्क तथा विष्णु का उपासक था, ठीक है। उसके बाद वसुदेव, यह शिव एवं जो है क्या कहते हैं, शिव और विष्णु का उपासक था। और इसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, इस शासन का पतन हो गया।
इसने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी, कुषाणों ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए, चांदी के सिक्के जारी नहीं किए। ठीक है। अफगानिस्तान के बैंगराम के से जो है आप देखिए पक्की मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति प्राप्त होती है, किस समय के? कनिष्क के समय की है। ठीक। अब आइए, जो अभी तक तो हमने देखा जो भारत पर आक्रमण हो रहे थे उनके, अब आते हैं भारत में जो हैं उन पर। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शुंग है। अब आप देखेंगे, इस हमने कहा था कि वही कि जो मौर्य साम्राज्य की पतन हो गया, कौन? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? हत्या कर दिया बृहद्रथ का और शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, हमने ये बता दिया था। इसके समय पे यवनों ने चित्तौड़ के मध्य माधविका नगरी और अवध में साकेत का घेरा डाला, किंतु पुष्यमित्र ने उन्हें भी पराजित कर दिया, क्योंकि वो स्वयं क्या था? पहले से ही एक सेनापति था, तो वो युद्ध कला में तो भरपूर माहिर था। ठीक है। अब यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंगों ने बौद्धों का उत्पीड़न किया ऐसा बताया गया, इसीलिए कहा जाता है ये ब्राह्मण धर्म का क्या था? समर्थक था। ये वास्तव में ब्राह्मण था, लेकिन परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि उसने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण कराया तथा अशोक कालीन सांची की महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई। आप देखेंगे ना, वेदिका तो पता ही है ना, हमने पिछले क्लास में बताया। अगर नहीं पता है तो आप जाके वहां पे देखिएगा, जहां पे हमने पूरे के पूरे क्या कहते हैं, स्तूप के निर्माण की चीजों को बात की है। ठीक है। अब सांची के बारे में आपको बता दें तो सांची मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में विदिशा के समीप अवस्थित है। 3 स्तूपों का निर्माण है, एक विशाल और 2 छोटे। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र और महामुद्लालय के धातु अवशेष सुरक्षित है। ठीक है। महास्तूप के निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से किया गया तथा इसके चारों तरफ काष्ठ वेदिका बनाई गई, परंतु शुंग काल में इसमें पाषाण पट्टिका जड़ दिया गया, जो वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। ठीक है। उसी तरीके से बरहूत की बात करें तो सतना के समीप है, एमपी में इसका है, इसका भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। अब अग्निमित्र, वही मालविका अग्निमित्र शुंग वंश का सबसे प्रतापी शासक, दूसरे नंबर का। तो जो है कालिदास का मालविका अग्निमित्र नाटक से पता चलता है कि इनके समय में भी यवनों का आक्रमण होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो व्रजमित्र, जो वसुमित्र का जो है के बाद शासक हुआ। जो भागभद्र था वो यहीं पे आया था, इन्हीं के दरबार में। और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसका अब इसके मंत्री कण्व ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी और कण्व वंश की नींव डाली। ठीक है। अगर आप देखिए तो कण्व वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? देवभूति है। सॉरी, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव जो है देवभूति इसके अंतिम शासक है। ठीक है। उसने इसकी हत्या कर दी और लगभग जो है पहली शताब्दी ईस्वी के 78 एडी में कण्व वंश की नींव डालती है। और यह भी क्या है, कहा जाता है कि ये भी ब्राह्मण थे। इनके 4 शासक हुए, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुषमर्ण। अंतिम शासक सुषमर्ण की हत्या 30 ईसा पूर्व ईस्वी में शिमुक ने कर दी और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की नींव डाली। अब अगर आंध्र सातवाहन वंश की बात किया जाए तो राजधानी कहाँ है? ये लगभग 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक काम रहते हैं। राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र है। संस्थापक कौन है? शिमुक। और यही वो शिमुक हैं जिसने क्या किया है? सुशर्मन की हत्या की, जो कण्व वंश के थे। ठीक है। प्राणों में इन्हें आंध्र कहा गया। तो ये प्रश्न आया था कि प्राणों ने आंध्र शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? तो आंध्र सातवाहन के लिए, परंतु अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है, इसलिए इस वंश का नाम आंध्र सातवाहन कहा। इनका क्षेत्र महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों था।
इसी में देखिएगा कि इसमें जो है ना कि अब ये लोग अपने माता का नाम पहले रख लिखेंगे, बाद में अपना नाम लिखेंगे। तो इसमें देखिएगा कि जो सातकर्णी प्रथम है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए एवं राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, इनकी रानी नागानिक ने के अभिलेख जो हमने साक्ष्य में बताया था, ठीक है, पहली शताब्दी के ब्राह्मणों में भूमि की अनुदान दी। और ये जो सातकर्णी प्रथम भूमि का अनुदान दे रहे हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार है जहां पे आपको भूमि का अनुदान दिख रहा है कि कोई है जो भूमि का अनुदान दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? भूमि का अनुदान दे रहा है। आप समझिएगा कि यहीं से जो है धीरे धीरे अब छोटे छोटे ऐसे जो है राजा आएंगे जो कि छोटे छोटे भूमि पर काम करेंगे। ठीक है, उसी के बाद देखिएगा कि हाल जो है इस शासक ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती नामक जो है हाल ने रचना की। भाषा सप्तशती के लेखक कौन? हाल, इसी शासक ने रचना की है। इसमें क्या है? इसमें उनकी प्रेम कथाओं का वर्णन, यानी इसने अपनी लव स्टोरी लिखी है। कहाँ पे? गाथा सप्तशती में। इस काल में गुणाढ्य ने बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। इसी समय संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत पुस्तक संस्कृत में लिखी। ठीक है, अब यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी जो हैं, अब आपको बताया ना कि ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ के शासक अपने माता का नाम पहले लिखते हैं। इसलिए हो सकता है कि इनकी जो समाज रहा हो वो मात्र सत्तात्मक रहा हो। ठीक है, तो इसमें सातवाहन वंश का महानतम शासक था। इसकी जो माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने सख्त शासक नपान को हराकर मार डाला। इसने क्या किया? चतुर्वर्ण की स्थापना कराई। इसके समय में जिले को क्या कहते थे? आहार कहते थे। आमात्य कौन होते थे? बड़े अधिकारी होते थे। गौमिल कौन होते थे? वो ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख होते थे। अब याद रखिएगा कि ये यहाँ पे ना बेटा प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे कि इस शासन में ये क्या थे? तो गौमिल क्या थे? ये थे ग्रामीण शासक। अब अंग्रेजी वाला गौमिल कर लेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब अगला है वासिष्ठी पुत्र तुलवामी। इसने रुद्रदमन को, इसे जो है सख्त शासक रुद्रदमन ने 2 बार पराजित करने के बाद भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके भाई शिव सातकर्णी से रुद्रदमन की पुत्री का विवाह हुआ था, यानी दामाद एक तरह से लगता था। ठीक है, उसी तरीके से देखें तो शिव श्री सातकर्णी यह तुलवामी का भाई तथा रुद्रदामन का दामाद था। पाथश्री सातकर्णी, इसके सिक्के पे जलयान का चित्र अंकित है, जो जलयान एवं समुद्री यात्रा के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। इसके समय पे अगर प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठान देखा जाए तो गोवर्धन एवं वैजयंती है, जो उत्तरी कनारा में थे। किंतु 3री शताब्दी में इसकी शक्ति क्रमशः क्षीण होने लगी और स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। अभीरों ने उससे महाराष्ट्र छीन लिया। उत्तरी कनारा जिला तथा मैसूर का भान एवं कुंतल व चुंद एवं उसके बाद कदम्ब शक्तिशाली हो गया। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या हो गए? ये शक्तिहीन हो गए। उसी के देखिए तो अभीर वंश आप देखेंगे, इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने किया। समय अगर देखें 248 से 249 के लगभग। कलचुरी चेदी संवत की स्थापना कौन कर रहा है? अभीर वंश। कौन? ईश्वर सेन ने क्या किया? कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? नासिक है। 4वीं शताब्दी तक ये शासन जो है, ये लगभग 200 सालों तक ये शासन चलता रहा।
इसके बाद इक्ष्वाकु आते हैं, तो ये लोग कृष्णा गुंटूर के क्षेत्र में शासन करते हैं। पुराणों में इनके लिए जो शब्द यूज किया गया वो शब्द था पर्वतीय तथा आंध्रभुत्य। ठीक है, ये सातवाहनों के सामंत थे। इस वंश के संस्थापक श्री शांतमूल थे, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ठीक है, और उसके बाद में आप देखें तो वीर पुरुष दत्त नामक इनके उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने नागार्जुनी कोंड का प्रसिद्ध जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था। ठीक है, अमरावती में नागार्जुनी कोंडा से एक लेख में इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत सारे संस्थाएं जो दान में दी उसका विवरण मिलता है। उसके बाद चाचू सातकर्णी वंश आता है, उसके बाद कलिंग का छेद आता है, उसके बाद में आप देखें खारवेल वंश आ जाता है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो खारवेल हैं ये सबसे प्रतापी शासक हैं। इनके जो है विषय में जो प्रमुख स्रोत है इनकी जानकारी के लिए वो है हाथी गुम्फा। इसने कुछ काम किए क्या कि महापद्मनंद द्वारा कलिंग में खुदाए गए नहरों का उल्लेख है, अर्थात इन्होंने नहरों को की खुदाई का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य है। इस अभिलेख में बौद्ध जैन भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। इस तरह जैन लोग ग्राम दान दिए जाने का प्रथम उल्लेख भी यही है। ठीक है, इसी तरह इसे आप देखिए 3 चोल, चोर, चेल और पांड्य इनके द्वारा पराजित किया जाने का भी उल्लेख है। और आप देखेंगे पांड्य शासक कि यहाँ पे गधे के हल से जोताई होती थी, इसका भी उल्लेख यहीं से हाथी गुम्फा के अभिलेख से मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो वाकटक वंश आता है जो लगभग 200 वर्षों तक काम करता है। और इसमें देखेंगे कि उसके बाद में रुद्रसेन द्वितीय आते हैं जो थोड़ा सा इसके जो प्रसिद्ध शासक हैं। तो ले देखिए यही चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में एक बड़ा जो है पार्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है केवल उतना पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और समझ में आएगा। और जो बचा हुआ है वो कल करेंगे। उसके बाद हम लोग आर्ट्स एंड कल्चर करने के बाद में हम लोग इस पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज के जो है इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।